नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। मीडिया स्टार वर्ल्ड यूं तो मिडिल ईस्ट पर ज्यादा गहरी नजर रखता है, लेकिन देश के आसपास पड़ोसी मुल्कों पर भी नजर रखने का ये खास प्रोग्राम है जो सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते इसकी तैयारी करते हैं, सभी मुल्कों पर नजर रखते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, चेन्नई में रहते हैं और वहाँ जर्नलिज्म के अलावा कुछ पढ़ाने की भी जिम्मेदारियां यूनिवर्सिटी में निभा रहे हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो सबसे पहले अफगानिस्तान, काबुल में 3 धमाके हुए हैं, क्या कुछ है, कौन कौन इसके निशाने पर हैं, तालिबान का जो वो दावा था कि उन्होंने सिक्योरिटी बेहतर की है, क्या वो दावा झूठा निकला या कहीं से साजिश शुरू हो गई, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन नजदीक हैं, अभी हम जनवरी में और 8 फरवरी को वहां इलेक्शन होने वाले हैं। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के चांस खत्म हो गए। सुना यह है कि कैप्टन भी गए और बल्ला भी गया। क्या होगा वहां की डेमोक्रेसी का, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मालदीव में प्रेसिडेंट मोइजू ने भारत के खिलाफ एक रुख सख्त कर लिया है। चीन का दौरा करने के बाद उन्होंने 15 मार्च तक भारत को समय दिया है कि वो अपनी फौज वापस बुला ले। उसके अलावा हम चीन का और नेपाल का रिश्ता भी कैसा बन रहा है उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अफगानिस्तान के हालात जानना चाहते हैं। चूंकि तालिबान की सरकार पर सबकी नजर है, दुनिया की सरकारें उन्हें तस्लीम नहीं कर रही, वो मजबूती से बैठे हैं। अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, कभी उम्मीद अफजा, कभी जरा झटका लगता है। क्या कुछ है ताजा खबर अफगानिस्तान से? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपको और आपके सामीन को हमारा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज काबुल से कर रहे हैं और आज हम लोग जो है वो तालिबान की बड़ाई नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का बयान हम लोग आज करेंगे। और ये जो किस्सा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 धमाके हुए हैं काबुल शहर के अंदर, जहां के तालिबान ने क्लेम किया था कि हमने काबुल को बिल्कुल मतलब सिक्योरिटी टाइट कर दी है और यहाँ कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो सकती है, और ये ब्रीच वहां हो गई और 3 धमाके हुए। पहले तो ये समझेंगे कि ये धमाके किसने कराए हैं। तो इसके लिए तो वो ISIS ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि ये धमाके हमने किए हैं, और ये धमाके हुए हैं शियों के ऊपर और एक जो है वो हजारा के ऊपर, जिनको ये पश्तून देखना नहीं चाहते हैं, इनके वो मुखालिफ हैं, और एक जो शायद जो मैं कह रहा था कि वो किसी लड़कियों के स्कूल में या औरतों के स्कूल के इस तरह की चीजों के ऊपर ये धमाके हुए हैं। अब ये समझना होगा कि ये धमाके क्यों हुए हैं और किसने करवाए हैं। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो मुखालिफ लोग हैं तालिबान को, जो तालिबान को नहीं चाहते हैं कि वो मतलब तालिबान अपने मतलब कामजन हो और काबुल पर जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान से हुकूमत करे, तो ये तो उनकी साजिश है और वो डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तालिबान को कि हालात यहाँ अच्छे नहीं है। और इनका मैसेज है फॉरेन कंट्रीज को, जो कि खासकर अमेरिका में जो है कुछ एक सहमति बन रही थी कि तालिबान ने जो है सिक्योरिटी अपनी मजबूत कर ली है, लेकिन उसके बरखिलाफ उनके वाशिंगटन पोस्ट में खबर भी आया था कि अभी भी तालिबान वो जो ISIS जो है वो लोग अभी भी मौजूद हैं। इवन यूनाइटेड नेशन ने भी जो है ये बात को तस्लीम करने के से इनकार कर दिया था कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म से फ्री है। तो अब ये जो चैलेंज जो है वो तालिबान का है और ये जो जिन लोगों ने जो है यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच की है, अभी इसके ऊपर जो तालिबान के जो मतलब सबकतुल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, जो उनके फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और उनकी तरफ से किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इनका ये जो धमाके हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये खबर है जिसको हम लोगों को नोटिस लेना चाहिए, और इस खबर से तो यही संकेत आ रहा है कि अभी भी हालात जो है वो काबुल के वो सिक्योरिटी के मामले में सुधरे नहीं है, और जो अपोजिशन है तालिबान के वो भी अभी सक्रिय है। तो मैं इस खबर को यहीं तक इसमें एक चीज समझने की है।
हमें याद है जब तालिबान की सरकार बनने वाली थी और अरशद वो गनी साहब की जो सरकार थी, अशरफ गनी की, वो सरकार खत्म होने वाली थी। उस वक्त रूस ने एक से ज्यादा बार ये कहा था कि कुछ अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स नॉर्थ अफगानिस्तान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें दाइश के लोग हैं जो सीरिया के इदलिब से वहां ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और वो इशारा था कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स हैं, क्योंकि अमेरिका की फौजें तकरीबन आसपास के इन सब मुल्कों में हैं, इराक में, सीरिया में, सब जगह। तो ये उस बात को तालिबान क्यों नहीं उठाते अमेरिका के सामने कि भाई आप ही ने तो हमारे घर में दुश्मन छोड़ा है हमें परेशान करने के लिए, ये क्यों आपने किया था? वो उन सबूतों के बारे में जिक्र नहीं होता। तालिबान भी क्यों खामोश है उस वाली बात पर? जी, ऐसा ये है कि ये सब बड़े डेलिकेट चीजें हैं, क्या वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अभी उनके जो गवर्नर थे, काबुल के गवर्नर, वो उनका नाम खालिद है, वो ये कह रहे थे कि ये जो ISIS है ये तो अमेरिकन फिनोमेना है। इन्होंने खुल के बोल दिया कि उनके पास रिकॉर्ड है और उनके पास सारे दस्तावेज हैं कि ISIS जो है वो अमेरिका ने बनाए हैं, ये सारे मुल्कों में जो है दहशतगर्दी करने के लिए। ये तो उन्होंने खुल के बोल दिया था, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले कहा था। और अब जो है उस बात की तस्दीक हो रही है कि वो लोग जो हैं वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमने धमाके कराए हैं। और धमाके जो है, फिर इसमें एक चीज साजिश और ये देखिए कि ये पश्तून के इसमें धमाके नहीं हुए हैं, ये माइनॉरिटीज के इसमें धमाके हुए हैं, जिसको जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यही कह रहे हैं कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए। तो इसकी पुष्ट में कौन लोग हैं और जो काम अंजाम दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, इनका जो है इनका बेनकाब होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो 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 मतलब धमाके हुए हैं उससे तो यही इशारा मिलता है कि तालिबान जो है वो मतलब सत्ता संभालने के बाद जो है वो सिक्योरिटी अपनी मजबूत नहीं कर पाए हैं और उनकी सिक्योरिटी में अभी भी खलल है, और इसलिए उनको जो है तस्लीम करना जो है वो सही स्टेप नहीं होगा। तो ये देखिए, हम लोग जो हैं वो एज ए पत्रकार किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। जो घटना है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कुछ अटकलें लगा सकते हैं, कुछ उसके ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं। हो सकता है कि एनालिसिस गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि पिछले महीने जो ईरान में हाल में ही जो धमाका हुआ था करमान में, जिसमें 100 के आसपास लोग मरे थे, वहां भी दाइश ने ही जिम्मेदारी ली थी उन हमलों की। अच्छा, मैं अब और चलना चाहता हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या मामला है? वो जो अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान निकाल रहा था कि सब अपने घर जाओ, अब यहां मत रहो, वो क्या वो बॉर्डर जो है, चूंकि तालिबान एक ऐसी सरकार है जिसको तस्लीम नहीं किया गया है दुनिया के मुल्कों के जरिए। बहरहाल पाकिस्तान का बॉर्डर तिजारत के लिए भी बहुत ही अहम है। ये बॉर्डर बंद क्यों है और अभी क्या सूरत हाल है बॉर्डर की? तुर्खाम बॉर्डर का मैं जिक्र कर रहा हूं। जी, तुर्खाम बॉर्डर की खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ के बॉर्डर बंद कर दिया है और जो ट्रक पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं वो सब लाइन लगाए खड़े हैं। अब ये जो पाकिस्तानी साइड है वो उनके ड्राइवर के और उनके जो लोग हैं, जो क्रू होते हैं ट्रक में, उनके वो पेपर चेक कर रहे हैं। और उस पेपर के चेक करने के बाद उन्हें जब ये मिल जाएगा कि ये पाकिस्तानी है कि नहीं है और वो जान नहीं रहे हैं, तो अभी तो उन्होंने उनकी तरफ से यही ऐलान आया है कि ये बॉर्डर हमने जो है मतलब अभी बंद किया हुआ है, इसीलिए कि हमें जो है सिक्योरिटी का खतरा है और इस वजह से हम जो है उनके पेपर चेक कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने उसको जो है वो बॉर्डर को बंद किया हुआ है। ये तो बज़ाहिर मतलब इनका कहना है। आगे जो है वो ये है कि जो तालिबान है और जो अफगानिस्तान है, इसमें बड़ी रंजिश है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। पहले तो मतलब वो हामिद करजाई के टाइम में और अशरफ गनी के टाइम में
तो ये लोग बहुत मशहूर थे पाकिस्तान के, इन्होंने के इतने लंबे वक्फे के लिए इन्होंने अफगानी रिफ्यूजी को जो है इन्होंने अपने यहाँ शेल्टर दिया हुआ है। और पाकिस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान का बहुत ही ये था कि उसको अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान है। तो अभी ये जो मसला है ये काफी कशीदगी की तरफ जा रहा है। और इसके लिए जो पाकिस्तान में जो एक बड़े लीडर हैं, क्या नाम है उनका, फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी निशानदेही यही है कि वो रंगीन पगड़ी साफा बांधते हैं वो। और जैसे वो रंगीन आप देख लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि फजलुर रहमान है। और मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं है, या तो वो काली पगड़ी वाले होते हैं या नहीं तो वो सफेद पगड़ी वाले होते हैं। ये रंगीन पगड़ी वाले जो है वो वाहिद है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। तो ये जमात इस्लामी के लीडर है ना, वहाँ के जमात इस्लामी के लीडर है। ये गए हुए थे अभी काबुल, और वहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है उसके लिए मेरे ख्याल में उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनको भेजा था कि कुछ रिकंसिलिएशन करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, ताकि ये जो मतलब जो मनमुटाव है या एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है एक मतलब खलिश बनी हुई है, इसको वो हटाएं। अब इससे कोई आगे वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कितनी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं और कितनी हद तक नहीं हुए हैं, या तालिबान ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो हम लोग तो कुछ क़यासाई यही कर सकते हैं कि इनका जो दौरा था वो यही था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए ये गए हुए थे। तकरीबन इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जा सकता है पत्रकारिता में। अच्छा, अब पाकिस्तान में इलेक्शन का क्या सीन है? देखिए, अभी हमारी जब आपकी बात हो रही है तो तकरीबन 2/3 महीना गुजर चुका जनवरी का, और फरवरी के पहले 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। क्या कुछ है अब वहां के हालात, अब कैसे हैं, कैंपेन वगैरह कैसी चल रही है, और हमारे कैप्टन साहब का क्या होगा, यानी इमरान खान का क्या कुछ है, क्या सूरत हाल है? अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है इलेक्शन का, अब इलेक्शन का पहले ये था कि शायद इलेक्शन का डेट बढ़ जाए, कुछ और चीजें अटकली लगा ली थी कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। अब ये सारी चीजें जो हैं वो अफवाह हो गई हैं। और अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही इलेक्शन के नजदीक आ गया है। 8 फरवरी को वहाँ इलेक्शन है, और अब जो नॉमिनेशन पेपर वगैरह जो फाइल करने का टाइम है वो भी खत्म होने वाला है, आज या कल में, 1 आध हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो तस्वीर उभर के आ रही है वो बिल्कुल साफ है, जैसे हसीना वाजिद का पूरा किस्सा जो है वो इलेक्शन से पहले ही साफ हो गया था कि अब नवाज शरीफ को कोई रोक नहीं सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। उनके ऊपर जो मुकदमे वगैरह थे वो सब खत्म हो गए हैं। और चाहे यहाँ पे ये है ना कि जनता वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, तो जनता जो है उसका दिल और डेमोक्रेसी का जो दिल है वो इमरान खान के ऊपर है। और इमरान खान का यह है कि पहले तो उन्हें मतलब इलेक्शन लड़ने से मतलब उनको बरतरफ कर दिया, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं और जेल में है। दूसरी तरफ जो है उनकी पार्टी को जो है उन्होंने जो हुक्मरान है, आर्मी रूल है, जो निगरान गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, वो पार्टी को बिल्कुल उन्होंने तोड़ ममोड़ करके बिल्कुल समझ लीजिए कि नींबू की तरह निचोड़ दिया है। वो इस तरह से किया है कि पहले तो उनका बल्ले का निशान था, वो हाई कोर्ट वगैरह ने उसको एडमिट कर लिया था कि ठीक है आप बल्ले के निशान से लड़िएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब वही उसका अपील गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान को छीन लिया। अब पाकिस्तान तहरीक पार्टी जो है बिना बल्ले के निशान के लड़ेगी इलेक्शन। अब दूसरी तरफ आई है कि उन्होंने यानी कैप्टन भी गए और बल्ला भी गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो उनके बड़े बड़े जो लीडर थे उन सारों के नॉमिनेशन पेपर जो है उन्होंने रद्द कर दिए हैं। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब जो कि 17 बार जो है वो अलग अलग हुकूमतों में वो मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी जो है नामांकन पत्र जो है वो खारिज कर दिया, और जितने भी बड़े लोग हैं उनको भी खारिज कर दिया। यहाँ तक कि ये कि मतलब जो लोग पीटीआई के जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और वो जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी हैं, उनके पट्टू नहीं है या उनके जानने वाले नहीं है, उनको जो है रात में आकर के उनके यहाँ पुलिस आती है और नॉक करती है, उनसे कहती है कि आप अपना नॉमिनेशन पेपर जो है आप हटा लो और वापस कर लो, तब तो आपको जीने देंगे, नहीं तो आपको नहीं जीने देंगे।
तो अब इस तरह से के माहौल में ये ऑटो वाले, ट्रक ड्राइवर, खलासी, मतलब जो रोड पे जो है भीख मांगते हैं, उनको जो है पीटीआई का जो है वो टिकट मिल गया है और वो एमपी भी बन जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि बहुत से जो स्टैब्लिश लोग थे वो इमरान खान के पास गए थे मिलने के लिए। अभी ये पीटीआई का आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इस तरह के लोगों को मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? जी जी जी। तो टिकट बांटने की अथॉरिटी किसके पास है? अब शाह महमूद कुरैशी भी जेल में और इमरान खान भी। ने खुद तस्लीम किया कि मैं टिकट नहीं बांट रहा हूँ। वो लोग गए थे उनके कि हमें जो है टिकट डिनाई कर दिया गया है। अभी जो वो जो पीटीआई के जो सरबराह बने हुए हैं उनका नाम है गौहर, मोहम्मद गौहर या कुछ इस तरह के हैं। वो अभी उनके पास जो है वो लीडरशिप है और उनकी कमान जो है वो जो है आसिम मुनीर की, या समझ लीजिए कि मार्शल लॉ डिक्टेटर की, या जिसकी है वो उनके हाथ में है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि किनको हम टिकट दें, किनको नहीं टिकट दें। तो मेरे अपोजिशन का रोल भी सरकार ही अपना रही है और सरकार को ही दुनिया को दिखाने के लिए कुछ लोग अपोजिशन में खड़े हुए दिखाने होंगे ताकि डेमोक्रेसी कही जा सके। तकरीबन इस मामले में एक लाइन और बता देता हूं। अभी जो इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, ये सिर्फ आईएमएफ के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, अमेरिका के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई के लिए कि आप अपने पैसे हमें देते रहें जैसे आप पहले देते आ रहे थे अलग अलग हुक्मरानों के अंदर। तो पाकिस्तान का तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया था। तो वो एक मुखड़ा जो है वो एक डेमोक्रेसी का वो खड़ा करके रखना चाहते हैं। और किसी भी जो जैसे इमरान खान हैं जो कि उनसे अड़ गए थे और ये कर गए थे, उनकी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। और ये जो डेमोक्रेसी का हाल पाकिस्तान में है ये ज्यादातर साउथ एशिया के मुल्कों में है। यही चीज जो है वो बांग्लादेश में भी देखी गई। जो बांग्लादेश में अभी हसीना वाजिद आई हैं वो बिना अपोजिशन की आई हैं। पाकिस्तान का भी वही हालत देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो अपोजिशन है ही नहीं है। जो रूलिंग पार्टी में जो है वो फेवर कर रहे हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जो है मोस्ट अनपॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान है। आज अगर इलेक्शन हो जाए या आप इंटरनेट पर रेफरेंडम कर दें, इमरान खान को जो है उनकी जगह समझ में आ जाएगी। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो नहीं होने वाली हैं। इमरान खान जो है अब भूल जाए, इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट में है वो ये कह रही है कि आप अगर अपना जाराना रुख मतलब आर्मी की तरफ और करप्शन की तरफ और नवाज शरीफ की तरफ और अमेरिका की तरफ अगर आप छोड़ दें तो हम आपको आजाद कर देंगे, आप रहिए आराम से यहाँ पे, लेकिन ये इलेक्शन वगैरह में आप मत लड़िए, मत हिस्सा लीजिए। तो ये चीजें तो अब बहुत क्लियर हो रही हैं कि अब इलेक्शन जो है वो तस्वीर बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि मतलब वहां सिलेक्शन हुआ है, नवाज शरीफ का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें लंदन से लाया गया है और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जो अमेरिका कहेगी वही आसिम मुनीर करेंगे और जो आसिम मुनीर कहेंगे वो जो है नवाज शरीफ करेंगे। अच्छा ऐसी हालत में तो नवाज शरीफ साहब मोदी जी के अच्छे दोस्त थे। एक बार बिरयानी खाने गए थे मोदी जी, तो फिर तो भारत और पाकिस्तान की अच्छी पटेगी। फिर क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है। कई बार नवाज शरीफ ने भी जो है इस बात का संकेत दिया था कि हमारी तो बड़ी अच्छी इक्वेशन है मतलब प्रधानमंत्री मोदी साहब से। और मोदी साहब का भी तो इलेक्शन फिर भी तय है ना, उनका आना भी तो तय है, मार्च में तो वो आ ही जाएंगे। तो हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो ठीक हो जाए और फिर दोनों एक साथ वॉशिंगटन जाएं। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, क्या हो सकता है वो तो अल्लाह ही जानता है। कश्मीर को भूल जाएंगे, कश्मीर को पाकिस्तान भूल जाएगी। जी जी जी। तो ये देखिए सियासत में क्या क्या रंग बदलते हैं जो सियासतदान है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, मालदीव और भारत के बीच में टकराव, ये नए प्रेसिडेंट साहब जो आए मोइजू, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है, हटाना ही नहीं चाह रहे, गाड़ी तेज चलाना चाह रहे हैं। जी, अब खबर जो हमारे पिछली डिस्कशन थी जिसपे वो बात आई थी कि वो चाइना गए हुए थे और वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लक्षद्वीप गए हुए थे और फिर वहां से कुछ बयानबाजी हुई थी और उनके जो मंत्री लोग हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद की अभी जो नई खबर है वो ये है कि मोइजू साहब चाइना से आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया है 15 मार्च का डेट।
15 मार्च के डेट के पहले हिंदुस्तानी फौज जो करीब करीब 85 कोई कहता है, कोई 88 कहता है, इससे आगे का कोई फिगर नहीं है, जो कि वहां मालदीव में तैनात है। इनको वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है मतलब उसको वापस ले ले और उनको वापस बुला ले। अब यहाँ पे जो बात मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि अगर हिंदुस्तान कहेगा मैं नहीं बुलाऊंगा तो क्या होगा। तो ये तो देखने वाली बात है कि जब ऐसी बात होगी तो फिर देखा जाएगा कि उसके बाद कैसे टकराव होता है, कैसे नेवल वॉर होता है, कैसे जो यहाँ के जो जितने नेवी के जो पूरा इंडिया का इंडियन नेवी है वो लग जाता है मालदीव को कब्जा करने के लिए। और क्या वो जो एक और ऑप्शन था जिसपे बात हो रही थी कि यूनिफॉर्म उतार करके दूसरे लोग चले जाएंगे, कोई हो सकता है कोई बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा हो जाए? ये सब बातें जो हैं ये हाई लेवल की बातें हैं। दोहा में कतर में शायद यूएई अबू धाबी में जो क्लाइमेट समिट थी उस पे मोइजू साहब और मोदी साहब से बात हो गई थी और उन्होंने जो एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उस हाई लेवल कमेटी जो इंडिया की है और जो मालदीव की है वो इन सब बातों को सॉल्व करना चाह रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो हाई लेवल कमेटी कहीं आगे गई नहीं, वो बात ही बात में रह गई थी। और मोइजू साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बुला लेंगे अपने फौजियों को वापस। तो अब ये जो सिलसिला है कि अभी तक तो वो आए नहीं है, वापस गए नहीं है, तो मोइजू साहब ने वो 15 मार्च का नोटिस दे दिया है। अब इसमें जो है जो इंडियन एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि इसमें तकरार करने से कोई इंडिया का बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा और इंडिया को चाहिए कि वो जो है किसी मतलब डिप्लोमेटिक चैनल करके जो आप जो सजेशन दे रहे हैं कि उनको जो है वो वापस ले लें और कुछ और लोगों को कुछ और नाम से मतलब कहने का मतलब है कि टेक्निकल स्टाफ का नाम ले लें या मेडिकल स्टाफ का नाम ले लें, कुछ कर करके वहां स्टेशन कर दें। काम वही करेंगे जो अभी फौजी कर रहे हैं, तो उनकी भी जो है फेस सेविंग हो जाएगी और इंडिया का भी क्या होगा। लेकिन मुझे एक तकरार का ये शुबा जो है वो समझ में आ रही है। हो सकता है कि इंडिया ना बुलाए उनको, यहाँ तक कि जयशंकर ने भी इस पर कमेंट किया था, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी ये संकेत दिया था कि हर मुल्क जो है वो आजाद है अपने इसके लिए। लेकिन अभी आज जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें हम कंक्लूजन कोई नहीं मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। 15 मार्च का जब डेट निकल जाएगा तब देखेंगे कि क्या हालात है। जी 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 जी। अच्छा, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो अक्सर कहे जाते थे कि वो भारत के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने कई बार अपनी इमेज बदली है, कभी चाइना के दोस्त हैं, कभी भारत के दोस्त हैं। अभी नया क्या कुछ है कि वो ताइवान वाले मामले में कहीं कुछ और चीन के साथ जा रहे हैं? क्या ये भारत की से दूरी का इशारा है? ये बहुत अहम खबर है कि प्रचंड साहब जो पुष्प कुमार दहल हैं वो उन्होंने बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि वो चाइना का क्लेम ताइवान पे मानते हैं और वो ये कहते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और चाइना को चाहिए, उनके अगर इंटरप्रिटेशन निकालें तो वो ताइवान पे अपना कब्जा या अपनी पकड़ जो भी है वो कर सकते हैं। नेपाल उनकी इस मूव को समर्थन करती है। अब यहाँ पे भारत की बात आ जाती है, तो भारत जो है वो तो अमेरिका के लाइन पे चल रहा है। उसका ये कहना है कि ताइवान जो है वो आजाद मुल्क है और वो चाइना का मुल्क नहीं है और वो उसको अपनी सोवरेनिटी है और उनका ये है। तो इसमें इंडिया और नेपाल का जो है वो एक समझ लीजिए कि डिसएग्रीमेंट है। इंडिया जो है वो ताइवान के मामले में उसका अलग रुख है और जो नेपाल के मामले में उसका अलग रुख है। तो अब ये जो है ये इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को भी इसका जो है इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि प्रचंड जो है वो इंडिया को ब्लाइंडली मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जिस बात पे इंडिया कहेगी वो जो है वही मानेंगे। तो ये एक बड़ा मतलब हालांकि बहुत छोटी सी बात है, वो स्टेटमेंट ही दिया उन्होंने और तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ये संकेत दे रहा है कि इंडिया और नेपाल जो है वो एक पेज पे नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मुस्तफा साहब, कभी कभी पत्रकारिता में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई नतीजा निकाल के बताना, दो बयानों को मिला करके किसी नतीजे तक पहुंचना जरा मुश्किल होती है। तकरीबन ऐसा ही जैसे कोई चीज आसमान से गिरी और जमीन पर आकर के नहीं पहुंची जमीन पर, तो इस पर आदमी क्या कहे। अमेरिका और भारत
दोनों ताइवान को जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस को भी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। तो फिर ये वन चाइना पॉलिसी और ताइवान को इंडिपेंडेंट होने के लिए उकसाना या ये कहिए कि सपोर्ट करना, वो भी है। तो ये इसके मानी क्या है? अगर आपके कुछ समझ में आए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, ये चीजें जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और इस पर एक डेफिनेट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ये सब चीजें जो डिप्लोमेट है वो वही जानते हैं कि किस वक्त किस तरफ पाला बदलना है और किस तरफ किसका साथ देना है। तो मतलब हम और आप जो हैं वो बहुत छोटे लोग हैं इन सब चीजों की तह तक पहुंचने में। लेकिन अब आप आखिर में मैं एक एनालिसिस आपको देना चाह रहा था। ये साउथ एशिया का जो मैटर है और ये जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में ये मालदीव्स भी खड़ा हो गया है और यहाँ ये नेपाल भी बात कर रहा है, चाहे वहाँ श्रीलंका की भी कुछ इसी तरह की बात है, पाकिस्तान तो पहले से ही बागी है और बांग्लादेश भी जो है वो भी इधर भी है उधर भी है, चाइना की तरफ भी है और इंडिया की तरफ भी है। अब बांग्लादेश का मैं एक जरा जिक्र करता हूँ कि बांग्लादेश का जो टोटल आर्म्स सप्लाई है, जो उनकी हार्डवेयर सप्लाई है, वो सारी चाइना पे डिपेंडेंट है। और अगर वो इंडिया को सपोर्ट करता है तो वो कभी चाइना को अपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर चाइना ने उससे अपने आर्म्स जो सप्लाई कर रहा है उससे अगर हाथ खींच देगा तो मतलब कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी जो है आराम से ढाका में टहलने लगेंगी। मतलब उनके पास कोई अपने आप को इंडिया डिफेंड नहीं कर रहा है बांग्लादेश को, भले उस पर अटैक ना करे, लेकिन बांग्लादेश की जो चाबी है, आर्म्स की चाबी है, डिफेंस की चाबी जो है वो चाइना के पास है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। अब इसमें जो एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, ये थोड़ा मतलब एकेडमिक डिस्कशन है जो के सामीन को के सामने आना चाहिए। ये खबर से ऊपर है और खबर से भी बहुत मतलब मजबूत है। वो ये है कि देखिए अभी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। पहले तो बहुत क्लियर था, इधर सोवियत यूनियन है, इधर अमेरिका है, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए। अभी किधर जा रहा है वो ये है कि एक तरफ अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है और भारत है, दूसरी तरफ जो है वो चाइना है, सोवियत यूनियन है और उसके पीछे जो है ग्लोबल साउथ है। जो ग्लोबल साउथ है वो भारत और चाइना के साथ है। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं। जो ग्लोबल साउथ है वो भारत के साथ नहीं है या नहीं अमेरिका के साथ है। अमेरिका तो वेस्टर्न मुल्क है, तो वो तो मतलब ये कि वेस्टर्न कंट्री और ग्लोबल साउथ का तो पुराना झगड़ा है, नॉन अलाइनमेंट और उसके बाद जो सारी चीजें हुई हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, तो ये सारे डेवलपिंग नेशन जो है वो अब सब चाइना की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अभी मैं एक और ऐड कर देता हूं, ये ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट है, जो अभी जिसकी सदारत चली गई है रशिया के पास, अब ये लोग अपनी नई करेंसी मतलब निकाल रहे हैं जो कि डॉलर के पैरेलल होगी और इस पे सिर्फ चाइना और इंडिया की संधि होनी बाकी है। बाकी सब लोगों ने कह दिया कि हाँ अब ये करेंसी आप निकाल सकते हैं। तो अब ये करेंसी जो है ये डॉलर की जगह पे यूज होगी पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब डेवलपमेंट जो है ये इस बात का संकेत दे रही है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आ रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और भारत का जो डोमिनेशन है वो नंबर 2 पे आ जाएगा और चाइना, रशिया और रेस्ट ऑफ द जो ग्लोबल साउथ है वो एक तरफ आ जाएगा। अब देखिए आगे आगे क्या होता है और कैसे मतलब ये पूरा रुख बनता है और उसमें भारत मतलब कहने का मतलब है कि भारत जो है वो जीतने वाले के साथ है कि हारने वाले के साथ है, ये वक्त बताएगा। नहीं, मुझे लगता है कि भारत जीतने वाले के साथ रहेगा। पिछले दिनों 5 दिन के लिए हमारे जयशंकर साहब गए थे मॉस्को, वहां कुछ ना कुछ सेटिंग तो चल रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस तरफ कब चले जाएंगे और पूरी तरह से तो किसी पर भी मैं समझता हूं डिपेंड रहना किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। भारत की सरकार जो है वो शायद अपने फायदे के लिए सोचेगी आगे किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि किसी एक ब्लॉक में रह करके और बाकी दुनिया को नाराज रख करके चला जाए भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए, वो शायद बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।